दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी 4C आंसर राइटिंग की क्लास है, जिसमें हम मुख्य परीक्षा में एक अच्छा उत्तर लेखन करना सीखेंगे, एक अच्छी आंसर की ड्राफ्टिंग बनाना सीखेंगे इस क्लास में। यूट्यूब पर ये बैच आपका एब्सोल्युटली 15 दिन फ्री रहेगी। 15 दिन की लगातार क्लास रहेगी। जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी साथियों को उत्तर लेखन में समस्या आती है, वो 15 दिन इसे रेगुलर फॉलो करके देखिए, आपको जरूर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। रक्षा एकेडमी की पूरी स्पेशलिस्ट टीम आपके साथ यहाँ पर है, जिसमें ये सभी हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड आपको एक अच्छा उत्तर लिखने की ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को फॉलो किया तो 15 दिन के बाद आपको खुद अपने अंदर वो अंतर महसूस होगा जो एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में रह जाता है। इसके अलावा 15 दिन की क्लास देखने के पश्चात ये आपके डेमो रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप हमारा 4C आंसर राइटिंग 2.0 बैच को 2499 के नॉमिनल चार्ज में ज्वाइन कर सकते। चलिए, तो आज आंसर राइटिंग की मेरी जो क्लास है, जैसा आपका पोल में 47% लोगों ने कहा था, हमने जो पोल डाला था कि पेपर 4 के आंसर राइटिंग में सर हमें अधिक समस्या आती है, तो पेपर 4 के पार्ट बी के आंसर राइटिंग को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। तो देखिए, मेरे पास 2024 का पेपर है और पार्ट बी जैसा हमें पता है उद्यमिता और प्रबंधन से संबंधित है। तो इसके कुछ प्रश्नों को आज हम देखते हैं, समझते हैं प्रश्न की क्या डिमांड थी और उसे किस तरीके से हमें एग्जाम हॉल में सोचना था और उसका उत्तर ड्राफ्ट करना था। चलिए, तो जो पहला प्रश्न है वो है उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर उद्यमिता को सीधे सीधे परिभाषित करने के लिए आपको कहा गया है। इसका अर्थ नहीं पूछा, इसका मीनिंग नहीं पूछा है, सिंपली 2 मार्कर का एक क्वेश्चन है, 20 शब्दों में आपको इसे परिभाषित करना है। जब भी आप परिभाषा लिखें तो उसे 2 तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका, किसी विद्वान या किसी दार्शनिक के अनुसार जो अच्छे दर्जे का हो, वेल नोन हो या उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर दार्शनिक के बारे में आप भूल जाए, विद्वान का नाम भूल जाए या आपने वो डेफिनेशन याद नहीं की है, तो इसके अर्थ को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। चलिए, इसको हम दार्शनिक के रूप में लिखते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है। देखिए, जैसे उद्यमिता में एक जोसेफ शुम्पेटर है, जोसेफ शुम्पेटर, हम इनके अनुसार लिखते हैं। जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार लिखा, सिंपल आपने एक यहाँ पे कॉमा डाला और जोसेफ शुम्पेटर ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी एज इट इज आपको लिख देनी है। इन्होंने कहा था उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है, नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है, नेतृत्व का कार्य है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ किसी भी विद्वान के अनुसार परिभाषा लिखी तो यह परिभाषा पूर्ण मानी जाती है, पूरी हो जाएगी और आपको इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार ही लिखें, जिसके अनुसार आपको याद है, ध्यान है, उसके अनुसार आप लिख दीजिए। सर, उस कंडीशन में क्या कहना है कि हम विद्वान को भूल जाए, तब इसे कैसे डील करना है? चलिए, अगले प्रश्न में इसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यम में
सृजनशीलता को परिभाषित की। सृजन परिभाषित कीजिए। अब देखिए, मानते हैं कि आपने किसी विद्वान की डेफिनेशन या परिभाषा याद नहीं की है, तो जब भी आपने पढ़ाई की होगी तो सृजनशीलता का अर्थ या मीनिंग तो समझा होगा। बस आपको क्या कहना है, उसी अर्थ को अपने आसान शब्दों में लिख देना है। सृजनशीलता नवीन विचारों को, सिंपल से सिंपल अर्थ लिखना है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना है, दिमाग में बहुत ज्यादा बाइनरी नहीं बनानी कि हम बहुत ज्यादा हैवी वर्ड ढूंढ के लाए। ठीक है, एज इट इज सिंपल वर्ड में आप लिख दीजिए सृजनशीलता नवीन विचार। हाँ, सिंपल वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम बोलचाल की भाषा में लिखिए। सिंपल वर्ड की मतलब होता है कि व्याकरण से संपन्न भाषा होनी चाहिए और सही भाषा शैली में लिखनी है। बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना है और बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में भी नहीं लिखना है। सृजनशीलता नवीन विचारों को विकसित करने, हमारे पास अभी भी लाइन बची होगी, एवं समस्याओं एवं अवसरों में नवीन तरह से, नवीन तरीके से रिपीट हो रहा है ना, तो नवीन तरीके से हटा दो, रिपीट ठीक नहीं लगता है। यहाँ पे लिख दीजिए अलग तरह से विचार करने की क्षमता है, क्षमता है। वर्ड्स आप अपने सिलेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक बेसिक ड्राफ्टिंग बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई और आपका अर्थ लिखा है और कोई डेफिनेशन है तो उसके थ्रू आप गो थ्रू होना, लेकिन उसका मीनिंग वही होना चाहिए, उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज ना लिखे जिससे सृजनशीलता का अर्थ ही निकल के नहीं आ रहा है। सृजनशीलता का अर्थ निकल जाना चाहिए, वो शब्द आपको लिखे। जैसे हमने जो लिखा उससे सृजनशीलता बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही है। अब देखिए, जब किसी विद्वान का नाम नहीं जोड़ा होता है, केवल हमने अपना अर्थ लिखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको यहीं पर इसका एक उदाहरण जरूर दे, एक उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण कोई भी हो सकता है, जैसे सृजनशीलता, अभी गर्मी चल रही है, जैसे मिट्टी का कूलर। समस्या थी, समस्या को अलग तरीके से देखा और मिट्टी से क्या बना लिया, कूलर बना लिया। क्या हुआ, नया विचार लाए, नई चीज लाई। ये एक सृजनशीलता का उदाहरण है। बस ऐसे ही सृजनशीलता का कोई भी आपको उदाहरण यहाँ पर एक दे देना है, तो आपको नंबर अगेन पूरे में से पूरे मिल, यहाँ पर कहीं पर भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं बचेगी। समझ गए कि जैसे ही प्रश्न आया किसी भी परिभाषा का, तो प्लान ए आपका होना चाहिए कि किसी विद्वान के अनुसार लिख दीजिए। विद्वान के अनुसार अगर आपने वो चीज या वो डेफिनेशन याद नहीं की है या भूल गए हैं, तो उसका अर्थ सिंपल तरीके से लिख दीजिए। और जब भी आप खुद की डेफिनेशन लिखे, खुद की परिभाषा लिखे, खुद का अर्थ लिखे, तो कोशिश कीजिए नीचे उसमें एक उदाहरण जरूर डालिए, क्योंकि आपका जो अर्थ आप स्पष्ट कर रहे हैं शायद चेकर को पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो पाए। अगर आपने उदाहरण दे दिया तो वो अर्थ पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए फिर देखिए, फिर एक प्रश्न आया था, अंतर वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल को समझाइए।
ये शायद कुछ ऐसा था कि प्रबंधन में अंतर्व्यक्तिक कौशल को समझाइए, अंतर्व्यक्तिक कौशल को समझाइए। तो अब अंतर्व्यक्तिक कौशल को जब आपको समझाना है तो अब कैसे समझाएंगे? सिर्फ 20 शब्द है आपके पास, 2 या 3 ही लाइन मिलेगी आपको ये चीज लिखने के लिए। तो अब आपका जो अर्थ है, यहाँ शब्दों का चयन बहुत सटीक होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सटीकता के साथ आपको समझा देना। पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। जब आपका अर्थ पता होगा, वो आपके दिमाग में अर्थ घूमना चाहिए। जब दिमाग में अर्थ घूमेगा तो आप उसे शब्दों में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे ही जब आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को देखिए, अंतर्व्यक्तिक कौशल, तुरंत दिमाग में इसका मीनिंग या अर्थ जो कॉन्सेप्ट है उसे लाइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट था। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल में दूसरे लोगों के साथ बातचीत की जाती है और अपने जो भी काम है उन्हें पूर्ण किया जाता है। चलिए, अब जब इसे हम शब्दों में कन्वर्ट करेंगे तो वह क्षमता जिसमें या जिससे प्रबंधक क्या प्रबंधन का टॉपिक है, प्रबंधन ही अन्य लोगों से वार्तालाप करता है। प्रबंधक अन्य लोगों से प्रभावी संवाद स्थापित। अब देखिए, मीनिंग अगर आपके पास निकल जाएगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है और आपके पास व्याकरणिक शब्द है, हिंदी में पकड़ है, तो आप आराम से उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लेंगे। वह क्षमता जिसमें प्रबंधक अन्य लोगों से प्रभावी संवाद स्थापित कर मानव संसाधनों को जोड़कर उद्यम के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, बस यहाँ पर आपकी लाइनें खत्म हो जाएगी। लेकिन ये शब्द पढ़ने पे, ये लाइनें पढ़ने पे अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। तो आपको जैसे ही समझाइए आया, आपको क्रिस्प रूप में टू द पॉइंट उसकी मीनिंग यहाँ पर रख देनी है 20 शब्दों में, जिससे चेकर ये समझ जाए कि हाँ, इस स्टूडेंट को, इस एस्पिरेंट को अंतर्व्यक्तिक कौशल के पूरे कॉन्सेप्ट पता है और इसने कम शब्दों में उसे डिफाइन भी कर दिया या उसकी मीनिंग हमारे सामने रख दी। इतना कर देंगे आपको नंबर पूरे। चलिए, के बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, वो भी 2 नंबर का है। 2 नंबर में अगला प्रश्न आया था, मेक इन, अगले पेज पे कर देते। अगला प्रश्न आया था, मेक इन इंडिया, पहल शुरू की गई थी, है ना। अब देखिए, अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, वैचारिक थे, उन्हें आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने शब्दों से पूर्ण करना था। अब मेक इन इंडिया पहल क्यों शुरू की गई, ये सारे प्रश्न टेक्निकल हो जाते हैं। इनका पर्टिकुलर कोई ना कोई रीजन होता है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। जब वो रीजन पता होगा, टू द पॉइंट आप लिख दीजिए, इसमें ज्यादा मत खींचिए, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल प्रवृत्ति के क्वेश्चन है। तो मेक इन इंडिया पहल जब शुरू की गई थी तो उसका 2 उद्देश्य थे। एक, हमारे जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन्हें आगे बढ़ाना था और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना था। देखिए, जैसे ही प्रश्न आता है, एक बार उसका उत्तर आप दिमाग में जरूर रिकॉल किया कीजिए या दिमाग में जरूर उसको बोला कीजिए। जैसे ही बोल देते हैं, उसके बाद आपकी फ्रेमिंग बाहर आएगी। ठीक है, क्यों पहल शुरू की गई थी,
भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना थोड़ा लंबा हो रहा है, तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए, अब देखिए पेपर 4 है, उद्यमिता का सेक्शन है, तो हम उद्योग ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देंगे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ पहल पूछी गई है तो सिंपली पहल लिखिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप उसका सन भी डाले, उसका उद्देश्य भी डाले, डेट भी डाले, कौन कौन सी योजना, कौन कौन से कार्यक्रम डाल रहे हैं, ये सारी चीज की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट पूछा है, मेक इन इंडिया पहल क्यों शुरू की, सिंपली का रीजन लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। बिल्कुल उलझने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर पूरी तरीके से संतुष्ट। जब भी हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर लिखते हुए हमें यह देखना है प्रश्न ने जो पूछा है उत्तर में हमने उसे संतुष्ट किया है या नहीं। केवल कॉपी भरने से, केवल शब्द भरने से, केवल लाइन भरने से कभी भी आपका चयन या सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा प्रश्न के अनुरूप उत्तर लिखने। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, बिन पत्रक या बिन कार्ड का अर्थ लिखिए। अब आपको अच्छी तरीके से पता है बिन पत्रक या बिन कार्ड क्या होता है। तो किसी भी गोदाम में या भंडार गृह में जो भी वस्तुएं आती है और जाती है उन सब का लेखा जोखा रखने वाला एक कार्ड होता है। तो बस यही लिख दीजिए कि भंडार या गोदाम, गोदाम लिख दीजिए, भंडार या गोदाम में, भंडार या गोदाम में वस्तुओं की मात्रा, कि भंडार या गोदाम में वस्तुओं की मात्रा का रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड रखने वाला कार्ड। सिंपली एक लाइन में आपने बता दिया कि बिन कार्ड का या बिन पत्रक का क्या मीनिंग है या क्या अर्थ है। अब देखिए जगह बची हुई है, यहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी ये कर सकते हैं कि यहां पर छोटा सा एक मिनिएचर मैप बना सकते हैं जिसमें बिन पत्रक या बिन कार्ड का एक स्ट्रक्चर हो, रफली बिल्कुल। यहाँ पे आवक हो जाएगी, यहाँ पे जावक हो जाएगी, यहाँ पे कुल मात्रा हो जाएगी, बिल नंबर लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए। इस तरह से आप छोटा सा एक मिनिएचर मैप में बिन कार्ड का डायग्राम बना सकते हैं। गूगल पे देख लीजिएगा उसका क्या फॉर्मेट होता है, वैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी कॉपी में हमारी जो आंसर राइटिंग है उसमें उसे वेरिएशन या वैरायटी देखने के लिए ये दिखाता है कि आप कितने अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे 2 मार्कर हो गए। इसके बाद हम मार्कर पे आ जाते हैं। मार्कर मेरे पास बोर्ड में नहीं है, पेपर के रूप में फिजिकल है। चलिए अब देखिए ये 2 मार्कर थे, 2 मार्कर से हम जा रहे हैं अब 7 मार्कर में। टू मार्कर में हमें ध्यान रखना टू द पॉइंट, स्पष्ट, साफ।
7 मार्कर में अब हमें क्या कहना है, 7 मार्कर में अब हमें ध्यान देना है। देखिए, एक जो बेसिक फॉर्मेट होता है हमारे दिमाग में, प्रस्तावना, मेन बॉडी या मुख्य बॉडी, और उसके अलावा उपसंहार है। ये देखिए, ये स्पष्ट रूप से आपका बड़े प्रश्न या 11 मार्कर में तो लग जाएगा, लेकिन 6 मार्कर में हमें ये देखना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि किन प्रश्नों में ये फॉर्मेट जाएगा और किन प्रश्नों में नहीं जाएगा। क्योंकि 6 मार्कर बोल रहा हूँ, 7 मार्कर, क्योंकि 7 मार्कर में भी कई बार प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार से होती है कि आपको मेन बॉडी से ही उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट करना होता है, प्रस्तावना या उपसंहार रखने की जगह ही नहीं बचती है। अगर इस प्रकृति का कोई प्रश्न या क्वेश्चन है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप उसे मेन बॉडी में फ्रेम करके प्रस्तावना उपसंहार पे मत जाइए। प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में संतुष्ट होना चाहिए, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप वहां पे फ्रेमिंग में चले गए और कुछ लाइनें वेस्ट कर दी, शायद आपका उत्तर संतुष्ट ही नहीं हो पाएगा, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वहां नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेमिंग के लिए स्पष्ट रूप से उन्होंने 11 मार्कर देखे रखा है, वहां पे आपकी पूरी फ्रेमिंग चेक हो जाएगी। यहां पे हमें ध्यान देना है, उत्तर संतुष्ट होना चाहिए, उत्तर संतुष्ट करना चाहिए किसे, प्रश्न को। चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला प्रश्न था वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझाइए। अब देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार आ गए, उन्हें समझाना है, 60 शब्द है। अब अगर आप इसमें उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो शायद आप अपना उत्तर पूर्ण रूप से कंप्लीट ना कर पाए, थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तुरंत आपके दिमाग में क्या माइंडसेट होना चाहिए, बौद्धिक संपदा अधिकार। हमें पता है कि 5 से 6 बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं हमारे पास, उतने हमें लिखने हैं, या जितने आपको याद रहे उस समय। याद तो पूरे ही होने चाहिए आइडियल कंडीशन में, बट आपको अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करने हैं कि कितने मुझे याद है, उतनी लाइनें आपको कवर करनी है। देन उसके बाद क्या मेरे पास प्रस्तावना और उपसंहार की जगह बच रही है, अगर बच रही है तो आप प्रस्तावना से बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, और 7 मार्कर में चाहे प्रस्तावना हो चाहे उपसंहार हो, उसमें बहुत ज्यादा लाइनें आपको नहीं लेनी है, स्ट्रिक्टली 2 लाइनों के आसपास आपको प्रस्तावना पे अडिग रहना है। चलिए, 2 बढ़ गई तो 3 लाइन तक, उसके आगे प्रस्तावना मत बढ़ाइएगा, आपका प्रश्न छूटने की संभावना होगी या फिर आप अपने शब्द सीमा को क्रॉस करेंगे। अगर ये फुल पेज आता है तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपने शब्द सीमा क्रॉस कर दी ओके, लेकिन हाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जाएगी फिर। और अगर हाफ में आया, आधे पेज में आया, तब तो कोई संभावना ही नहीं बचती। इसलिए हमें प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली शब्द सीमा में हमारे उत्तर को लिखने की। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार स्पष्ट रूप से लिखिए, यह की जो मूल विशेषता, यह कानूनी अधिकार है, क्या जो नवाचार एवं रचनात्मकता को संरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। अब देखिए, अगर आप
पूरे इसके हिस्ट्री में जाएंगे कि WTO ने किस तरीके से लागू किया, भारत ने पहले कौन से पेटेंट कानून को लागू किया था, अभी उसमें संशोधन कर दिया। अगर इतनी सारी चीजें प्रस्तावना में रखेंगे तो आपका प्रश्न से आप भटक जाएंगे। उन्होंने सिंपली बोला है बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझाइए। अगर यहाँ पे आता बौद्धिक संपदा अधिकारियों पे टिप्पणी लिखिए, प्रकाश डालिए, तो हम क्या करते हैं उसको फिर उस जिस सीक्वेंस में बोल रहा उस तरीके से हम लिखते हैं कि प्रस्तावना को बड़ी करते। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझाने के लिए बोला तो हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों पे जल्दी आना पड़ेगा, उसे हम छोटा नहीं कर सकते। तो देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन से होते हैं, एक लाइन से आप लिख दीजिए। पहला पेटेंट होता है, होता है। दूसरा हमारा पेटेंट एक ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क हो गया। एक हमारा कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख लिया। उसके बाद हमारा औद्योगिक डिजाइन होता है, औद्योगिक डिजाइन लिख लिया। उसके अलावा हमारा भौगोलिक संकेतक होता है, GI टैग, भौगोलिक संकेतक। और एक लास्ट होता है हमारा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, अलग से लिखता हूं, ट्रेड सीक्रेट है ना, ट्रेड सीक्रेट, ये हमारा बटवा होता है। देखिए ये लिख दिया, सीक्वेंस में लिखा। प्रश्न को वापस ध्यान से पढ़िए, बौद्धिक संपदा अधिकारी को समझाइए, हमें समझाना भी है, इनके बारे में एटलीस्ट एक एक लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पेटेंट ये भी बौद्धिक संपदा अधिकार है, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी, औद्योगिक डिजाइन भी है, भौगोलिक संकेतक भी है, ट्रेड सीक्रेट भी है। इनमें डैश डालिए और सिंपली एक एक लाइन में इनके बारे में लिख दीजिए। बिल्कुल क्रिस्प लिखना होगा, हमें ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। जैसे पेटेंट, ठीक है, तो नवीन क्या कहते हैं, कोई भी नया जब आविष्कार होता तो उसे संरक्षण देते हैं, है ना। तो नवीन आविष्कार का संरक्षण, ठीक है, यही लिख दीजिए, संरक्षण। उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या करता है, तो किसी भी संस्था या उत्पाद सेवा का लोगो, है ना, या नाम, बेसिकली क्या होती है, ये ब्रांड की पहचान होती है ना। तो लोगो, नाम, ब्रांड पहचान आदि की सुरक्षा करता है ना, आदि की सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या करता है, तो वैचारिक, रचनात्मक या कलात्मक, सभी लिखने की जरूरत नहीं है, आदि का संरक्षण, का संरक्षण। सिंपली एक लाइन में लिख दीजिए। औद्योगिक डिजाइन, है ना, औद्योगिक डिजाइन में क्या होता है, किसी भी मोबाइल या IC चिप का जो बाहरी आवरण होता है, बाह्य संरचना होती है, बाहरी बनावट होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। यही लिख दीजिए, बाह्य आकृति, बनावट की रक्षा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा भौगोलिक संकेतक, GI टैग, अच्छी तरीके से पता है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की या कोई पर्टिकुलर उत्पाद। तो इसे भी एक लाइन में लिख दीजिए, विशिष्ट क्षेत्र का विशिष्ट उत्पाद की सुरक्षा, विशिष्ट क्षेत्र का विशिष्ट उत्पाद। उसके बाद हो जाता है हमारा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट होता है कोई भी व्यावसायिक गोपनीयता, इतना लिख के छोड़ दीजिए, ये भी काम बन जाए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले प्रश्न को देखा, उसे समझा, बौद्धिक संपदा अधिकार, और उसे समझाने के लिए इन्होंने बोला था।
तो बौद्धिक संपदा अधिकार हमने छोटी सी 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी, फिर पूरा ध्यान दे दिया इसकी मेन बॉडी में, जिसमें हमने जितने बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं उनको यहाँ पर समझा भी। देन उसके बाद अगर आपके पास लाइन बचती है तो आप एक कंक्लूजन या उपसंहार लिख दीजिए, नहीं बचती है बिल्कुल छोड़ दीजिए, घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तर संतुष्ट कर रहा है। मान लेते हैं आपके पास यहाँ लाइन बच गई, तो आप लिख दीजिए कि WTO, कोई कुछ भी आप जो भी उपसंहार लिख सकते हो, के दिशा निर्देशों अनुसार वैश्विक स्तर पर इनका पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। या अगर आपको वो लिखना है कि कंक्लूजन कई तरीके के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, इनका महत्व लिखना है तो महत्व लिख दीजिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के द्वारा ही नवाचार और नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, मिलता है। या लिख दीजिए कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित हाल ही में पेटेंट अधिकारों में संशोधन किया गया, जो 2021 में किया गया, वो करंट से थोड़ा लिंक हो जाएगा। या इस प्रकार से कोई भी आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, बट कोशिश कहाँ होनी चाहिए, अगेन जो प्रश्न पूछा है उत्तर उसे पूर्ण। चलिए उसके बाद देखते हैं हम हमारे 7 मार्कर का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आया था, सहयोग से समन्वय किस प्रकार अलग है, अलग है, किस प्रकार से भिन्न है। अब देखिए MPPSC ऐसा करता है, आपके सिलेबस में जो बिल्कुल सिमिलर से वर्ड दिख रहे होंगे, समान शब्द दिख रहे होंगे, उन दोनों को दे देगा, और उन दोनों को देखिए उनके बीच तुलना या अंतर करने के लिए आपसे कहेगा। और अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाते, उन्हें समझ नहीं आता। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना है, समझना है कि दोनों वर्ड्स की मीनिंग क्या है, दिमाग में क्लैरिटी लानी है, देन उसके बाद लिखना चालू करना है। अब सहयोग पूछा है और समन्वय पूछा है। सहयोग मीन्स किसी की मदद करना, मदद करते हुए कार्यों को करना। समन्वय जब बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हो तो उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन रखना, उन सब के बीच एक तालमेल रखना, जिससे वो सारे काम अपने स्पष्ट रूप से कर सके। अगर यहाँ पे भी दिमाग में क्लियर ना हो तो एक एग्जाम्पल वही आप सोचना, या आपने जो भी पढ़ा हो वो एग्जाम्पल रिकॉल कर लेना, उससे आप उत्तर में कभी भटकेंगे नहीं। जैसे कुछ ग्रामीण आपस में मिलकर एक तालाब खोदते हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे की मदद की और मदद करते हुए उन्होंने एक तालाब खोद लिया। वहीं अगर कोई योजना है, जैसे शिक्षा की कोई योजना है, वो ग्रामीण स्तर पर चल रही है, तो अलग अलग मंत्रालय उसमें इंक्लूड होते हैं। जब अलग अलग मंत्रालय इंक्लूड होते हैं, शिक्षा मंत्रालय इंक्लूड होता है, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग मंत्रालय उसमें इंक्लूड हो जाता है। जब ये 2 से 3 डिपार्टमेंट आपस में, सामान्य प्रशासन विभाग इंक्लूड हो जाता है, गृह विभाग इंक्लूड हो जाता है, सब मिलकर एक योजना को लागू कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या है, बेहतर एक कोऑर्डिनेशन है, एक समन्वय बनाना है, देन उसके बाद उस योजना को लागू करना है, ये समन्वय हो गया। इस तरीके की थॉट क्लैरिटी पेन चलाने से पहले दिमाग में, ये क्लैरिटी लाने के पहले आपने पेन चलाया तो आपके भटकने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब सहयोग से समन्वय किस प्रकार से अलग है। अब देखिए इसे लिखने के 2 तरीके हो सकते। पहला, सिंपली आप यहां पर सहयोग लिखिए, सहयोग को
समझा दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। सहयोग का एक उदाहरण लिख दीजिए। दूसरा आप समन्वय लिख दीजिए। समन्वय को आप डिफाइन कर दीजिए, इसका एक अच्छा उदाहरण दे दीजिए। देन उसके बाद एक या दो लाइन में इनके बीच जो मुख्य अंतर है उसको, तो ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। पर इससे एक बेहतर और अच्छा तरीका होता है, जब भी ऐसे अंतर आए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, स्टिल आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सा प्रैक्टिस करें और अपने आप को और बेहतर करें तो इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप क्या कर लिया कीजिए, एक तालिका बना लीजिए। तालिका में इस तरफ सबसे पहले लिखिए आप आधार। आधार में मतलब वो बिंदु जिनसे हम तुलना करने वाले हैं। ज्यादा कोने में बीच में आ जाते हैं, ज्यादा कोने में। तो अब दिख रहा है आधार, अब ज्यादा इधर हो गया, ठीक है, अब इतना बैलेंस कर। पहले इसमें लिखा हमने सहयोग, उसके बाद लिखा समन्वय। अब देखिए आधार में आप पहला बिंदु, अब आधार में आपको अपने वो बिंदु लेने हैं जिसके आधार पर आप स्पष्ट रूप से इनको अलग कर सके। यहां सबके बिंदु आपके अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, हमारे ऑनलाइन देखने वाले सारे बच्चों के अलग हो सकते हैं। बट आधार वो लेना है जिससे स्पष्ट रूप से इनके अंतर पता चल जाए। क्या आप कोई भी 4 से 5 एटलीस्ट 5 आधार ले लीजिए और 5 आधार के इस पे इसकी तुलना कर दीजिए। देखिए पहले इसका अर्थ ले लेते हैं। अर्थ क्या है? सहयोग। अब देखिए बहुत शॉर्ट और क्रिप्स में लिखना होगा, क्योंकि जैसे ही हम पेज में बीच में ये तालिका बना लेते हैं तो हमारे पास जगह बहुत कम हो जाती है। तो आप जितना शॉर्ट और क्रिप्स लिख सकते हैं उतना लिखिए। सहयोग क्या होता है? आपसी मदद द्वारा कार्य निष्पादन। क्या? समन्वय? समन्वय होता है कार्यों का एक रूपता से संचालन। ठीक है, कार्यों में समन्वय में हम, जैसा हमने क्लास में पढ़ा था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था कि समन्वय में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। अलग अलग जो काम चल रहे हैं उसमें कोई एक प्राधिकारी आएगा, वो सबके बीच समन्वय स्थापित कर देगा। जैसे एक टीम है, उसे काम दिया गया है, एक को नोट्स बनाने का, एक को प्रश्न सिलेक्ट करने का, एक को टेस्ट पेपर बनाने का। देन इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक व्यक्ति होगा जो सबको समान रूप से बताते जाएगा, कोऑर्डिनेट करते जाएगा और सामूहिक रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। वहीं सहयोग में अगर वो व्यक्ति कोई प्रश्न बना रहा पर उसे प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, उसने साइड वाले से पूछा प्रश्न निकालने में क्या आप मेरी मदद कर दोगे? उसने कहा कर देते हैं। देन उसने जब मदद की तो ये क्या हुई? ये सहयोग हुआ। तो ये अर्थ स्पष्ट कर देना है। देन उसके बाद आप इसका अगला पॉइंट लिख दीजिए, जो भी आपका आधार है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे उद्देश्य। सहयोग का उद्देश्य क्या है? तो सहयोग का उद्देश्य होगा कार्य को सही समय में पूर्ण करना, और वहीं समन्वय में कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से
संचालित करना, ठीक है, संचालित करना। आ जाओ। देन उसके बाद हम अगला पॉइंट ले लेते हैं। अर्थ हो गया, उद्देश्य हो गया, इनकी प्रकृति। अब देखिए, जो सहयोग की प्रकृति होती है ये भावनात्मक होती है, भावनात्मक होती है। मीन्स एक भाव होता है जिससे भी आपने सहयोग मांगा या आप किसी का सहयोग कर रहे हैं तो आपके अंदर एक भाव है कि उसका काम जल्दी हो जाए या जल्दी हम कर पाए। वहीं जो समन्वय है ये एक, इसकी जो प्रकृति है वो प्रक्रियात्मक होती है। प्रक्रियात्मक, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रियात्मक, हाँ, प्रक्रियात्मक होती है। एक प्रक्रिया के तहत सबको कोऑर्डिनेशन करते हुए लगातार आगे बढ़ना होता है। फिर इसके स्वरूप पे आ जाते हैं। स्वरूप, तो जो सहयोग है इसका स्वरूप सामान्यतः, सामान्यतः मैं बोल रहा हूं, सामान्यतः अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। औपचारिक भी हो सकता है बट इन जनरल सहयोग अनौपचारिक स्वरूप का होता है। वहीं जो समन्वय हो ये औपचारिक होता है, औपचारिक। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक का मीनिंग क्या है? औपचारिक जो नियमों से बंधा हुआ हो, नियमों के अनुसार हो, स्पष्ट हो, और अनौपचारिक जो आपसी सहयोग से हो रहा होता है, उसमें बहुत ज्यादा नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में काम कर रहा है, उसे अपने किसी काम में, जैसे एफआईआर लिखने में किसी की मदद चाहिए, उसने एक अपने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उससे सलाह मशविरा किया, उससे सहयोग लिया और अपनी एफआईआर लिख के सबमिट कर दी। लेकिन अगर समन्वय की बात आएगी तो कोई एक अधिकारी होगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा, वो उसे फोन करके बोलेगा कि ये काम आप जल्दी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, और ये काम आप ही करना क्योंकि वो काम कोई और कर रहा है। इस तरीके से समन्वय पूर्णतः औपचारिक हो जाता है और सहयोग अनौपचारिक। अब देखिए, अगला पॉइंट हम लिख देते हैं नियंत्रण का, है ना। नियंत्रण, जो सहयोग में नियंत्रण होगा वो प्रतिभागियों का होगा, प्रतिभागियों द्वारा, भागियों द्वारा। मीन्स जो सहयोग आपस में कर रहे हैं, जो उसमें प्रतिभागी है, वही आपस में बातचीत करते हुए, उसे नियंत्रित करते हुए अपना काम पूर्ण कर लेंगे। लेकिन जब समन्वय की बात आएगी तो कोई एक केंद्रीय प्राधिकारी होगा। ये केंद्रीय प्राधिकारी समन्वय स्थापित कर रहा होगा अलग अलग लोगों में, अलग अलग टीम में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में। जहां पे जगह बच गई पर आपकी कॉपी में लाइनें रह जाएगी। तो 6वें नंबर पे जब भी आप इस प्रकार से अंतर बताएं तो हमेशा एक उदाहरण जरूर दें, कि जब उदाहरण आता है तो सारी पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। अब जैसे एक एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था वही लिख दीजिए, एक ग्रामीणों वाला, या कुछ और लिखना है इजी सा तो और लिख दीजिए। जैसे पढ़ाई में मित्रों द्वारा सहयोग, पढ़ाई में मित्रों द्वारा सहयोग, ये हो सकता है। या कोई भी एक एग्जांपल जो आपको सुटेबल लगे। और समन्वय में अलग अलग विभागों के मध्य संयुक्त प्रोजेक्ट, अलग अलग विभागों के मध्य संचालित संयुक्त प्रोजेक्ट।
और कोष्टक में चाहे तो इसको और स्पष्ट कर दीजिए, ये प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण रहे। ठीक है, अब आप देखिए इसकी ड्राफ्टिंग, मैं बोर्ड से जरा हट जाता हूं। जब आप इस प्रकार से पूरा एक चार्ट बना लेंगे, अब आपको इसमें ना प्रस्तावना की जरूरत है ना उपसंहार की, सब कुछ इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा और आपको यहां पर नंबर बहुत अच्छे मिलने की संभावना हो जाती है। तो बस यही क्रिएटिविटी हमको हमारी आंसर राइटिंग में रखनी है। हमारी कॉपी दोस्तों बिल्कुल मोनोटोनस नहीं दिखनी चाहिए, एक जैसी नहीं कि बस एक पैराग्राफ चालू कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, पैराग्राफ चालू कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। कोशिश करना है कि थोड़ी क्रिएटिविटी इतनी रहे कि हमारे जो तथ्य है, हमारे जो फैक्ट है, वो चेक करने वाले एग्जामिनर को आसानी से विजिबल हो, आसानी के साथ दिख जाए। चलिए इसके बाद आते हैं हम 11 मार्कर पे। हमारा जो 11 मार्कर का प्रश्न है वो है भारत में, प्रश्न लिख, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण लिखिए। ठीक है, यही था हमारा 11 मार्कर। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा है कि भारत में उद्यमिता के विकास के कारण लिखना है। अब सबसे पहले अगेन आपको ये प्रश्न देखना है, प्रश्न को समझना है और सोचना है कि इसने पूछा क्या है। थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड का पॉज जरूर लेना है। अभी आप इन्हें देखिए और समझिए। मैं स्क्रीन से हट जाता, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। देखिए, हाँ, पूरा प्रश्न ये था, स्वतंत्रता पश्चात भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात। चलिए अब देखते हैं क्या जानना चाह रहा है एग्जामिनर। स्वतंत्रता के पश्चात में 1947 से अभी तक की स्थिति वो जानना चाहता है। और वो स्थितियां नहीं जानना चाहता, वो ये जानना चाहता है क्यों हमारे देश में उद्यमिता का विकास स्लो रहा या धीमा। अब देखिए, तो मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूं। जब मेंस में आप पेपर लिखने जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो 2 तरह की चीजें होती। ये पार्ट बी है, ध्यान रखना। इन जनरल, सामान्यतः पेपर 1 जो होता है एथिक्स का, उसमें हम कई बार, एथिक्स का नहीं किसी भी पेपर का ले लीजिए, बहुत बार हम टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं। हम जो पेपर लिखते कई बार पार्ट ए में ज़्यादा समय दे देते हैं या कुछ और समस्या आ जाती है, पानी पीने बाहर चले जाते, कई बार वॉशरूम के लिए चले जाते हैं। हालांकि ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि 3 घंटे में आपको एक भी बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता ना पड़े। पानी वगैरह कम पीना है, हमें ज़्यादा पानी पी के भी मेन नहीं बैठना है। भले एक छोटी सी बॉटल आप रख लीजिए, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सिप लेते रहिए जिससे बस गला गीला रहे। पर कुछ ऐसी सरकमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं, ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि कई बार टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो चलिए इसको हम डील करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ऐसी स्थिति आए कि टाइम मैनेजमेंट हमारे पास हो नहीं पाया। अगर टाइम बचा है तो हमको तो बिल्कुल डेफिनेटली जैसे हमें लिखना है, प्रस्तावना, उपसंहार, मेन बॉडी अच्छी तरीके से फ्रेमिंग करना है। पर अगर कुछ स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि हमारे पास समय का अभाव पड़ जाता है, तो तब भी हम कैसे इसे डील कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा मेरी क्लास में
हर वो स्थिति जो मेंस के उस एग्जाम हॉल में उस समय उस क्षण हो सकती है, उन सब के लिए पहले से प्रिपेयर कर दूं। और ये सारी जो स्थितियां वो किसी बुक से पढ़ के मैंने नहीं दोस्तों, मैंने खुद अपने अनुभव से, मैंने जो मेंस दिए है उस एग्जाम हॉल में मैंने जो प्रेशर फील किया है, जो समस्याएं देखी है, वो अनुभव से समस्याएं निकाल के और उनके जिस तरीके से सॉल्यूशन निकाले हैं वहीं के वहीं। दिमाग बहुत एक्टिव होना चाहिए, जो भी समस्या है आपका सॉल्यूशन वहीं निकलना चाहिए। वो अगर मैं आपको पहले से बता दूं तो डेफिनेटली आप पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रह सकते। चलिए, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण, तो अगर समय इतना है कि आप एक प्रस्तावना लिख सकते तो 2 लाइन की प्रस्तावना जरूर इसमें लिख दीजिए, ठीक है, जो भी आपकी प्रस्तावना हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण सिंपली लिख दीजिए। देखिए, अभी हम प्रस्तावना लिख रहे हैं। स्वतंत्रता पश्चात क्या हुआ था? स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने समाजवादी है ना, समाजवादी मिश्रित मैं पूरा प्रश्न लिख के नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा ड्राफ्ट कर दूंगा, आपको लिखना है और पीडीएफ में मिल जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात भारत ने समाजवादी मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया, या फिर सिंपली स्वतंत्रता पश्चात भारत ने समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का रीजन क्या था? ताकि हम उद्यमिता या उद्योगों को बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर सके। मॉडल कोई भी हो, समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, मिश्रित हो, कोई भी मॉडल हो, थॉट प्रोसेस में रहता है कि हमें आने वाले समय में हमारे हर सेक्टर में काम करना है। कृषि में भी करना है, उद्योगों में भी करना है, सेवा क्षेत्र में भी करना है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमने ये सोच के रखा है कि उद्योगों को नहीं बढ़ने देना है, ऐसी मेंटेलिटी तो नहीं थी। बट उसके बाद भी धीमे विकास हुए, उसके कुछ रीजन रहे, ठीक है। प्रस्तावना आप सिंपली डाल दीजिए, मॉडल अपनाया, किंतु यहाँ पे किंतु लगाइए, किंतु सरकारी नीतियाँ और क्या, सामाजिक वातावरण व अन्य कारणों से उद्यमिता का विकास भारत में स्लो रहा, भारत में धीमा रहा, ठीक है, धीमा रहा। प्रस्तावना में सीधा हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, स्वतंत्रता के बाद हमने एक मॉडल को अपनाया और उस मॉडल के अनुरूप हम चले, लेकिन कुछ कमियां थी, जिनके कारण उद्यमिता का विकास भारत में धीमा रहा। स्पष्ट हो गया है प्रस्तावना। देन हम जब मेन बॉडी पे आएंगे तो एग्जामिनर चेकर समझ जाएगा कि आप उत्तर को किस दिशा में या किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। आप सीधे अब वो कारण पे आ जाइए जिनके कारण विकास धीमा रहा, ठीक है। तो जो भी कुछ कारण थे, जैसे पहला सरकारी नीतियां, अब देखिए दोस्तों, गेम चेंज यही होता है। गेम चेंज क्या होता है? भारत में स्वतंत्रता के बाद धीमे उद्यमिता विकास के कारण लिखिए। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाला ऐसा कोई भी छात्र या कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो इसे डील नहीं करेगा, हर कोई लिख लेगा। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, शैक्षिक कारक, ठीक है, इस तरीके से सामाजिक कारण, धार्मिक कारण अलग अलग भागों में बांट लेंगे और लिख देंगे। लेकिन आप जो भी चीज यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपकी बातों में कुछ तथ्य होंगे, आपके फैक्ट होंगे, जिससे आप सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ, जैसे सरकारी नीति, अब इसे सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिख दूं
या एक सामान्य बच्चा जो लिखेगा, सरकारी नीतियों में उपस्थित दोषों के कारण भारत में उद्यमिता विकास अपना कभी भी तीव्र गति नहीं पकड़ पाया और उद्यमिता विकास लगातार स्लो रहा। बहुत जनरल है, सिंपल है। सिद्ध कैसे हुआ कि कौन सी नीतियां थी, वो कौन सी पॉलिसी थी जिसके कारण धीमा रहा। अब देखिए, मैं चूंकि इसमें ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास समय कम बचा हुआ है। जब समय कम बचे, टू द पॉइंट सीधे लिखना है ना। सरकारी नीति आपने हेडिंग डाला, वो समझ जाएगा कि सरकारी नीतियों पे आप बात करने वाले हैं, है ना। लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज, ठीक है, परमिट, ठीक है, और ऐसा कोई एक्ट या अधिनियम लिख दीजिए जो आपको याद हो जिसके कारण उद्यमिता विकास स्लो रहा, ठीक है। जैसे एक था उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। हमने क्या बता दिया कि लाइसेंस राज था, परमिट राज था, और ये वाला जो एक्ट था इसने उद्यमिता विकास को बढ़ने से रोका। लेकिन कैसे? ठीक है, तुरंत यहाँ पे एक और पॉइंट डालिए, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें वर्ड में, अगर समय नहीं बचा है, मैं तब की बता रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। समय अगर हमारे पास बचा है तो इसको बिल्कुल लिखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात लाइसेंस राज, परमिट और उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम जैसे नियमों ने भारत में उद्यमिता विकास को बाधित किया। इस तरीके से लिखेंगे। बट अगर समय नहीं है, केवल उतना लिख के छोड़िए, आगे तुरंत आ जाइए और लिखिए कि 80% उद्योगों में, ठीक है, ये आंकड़े मन से नहीं डालने, आपके पास स्पष्ट होने चाहिए, किसी ऑथेंटिक सोर्स से आए होने चाहिए, है ना, तभी डालेंगे, बिल्कुल फेंकने वाला काम नहीं करेंगे। 80% उद्योगों में लाइसेंस आवश्यक था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, यहां पर प्रभाव लिख दीजिए। प्रभाव हुआ जब इतनी सारी परमिट लेना होगा, इतने सारे अधिनियमों को फॉलो करना होगा, इतने सारे 80% मतलब मैक्सिमम उद्योगों के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है, तो इसका प्रभाव होगा कि निजी उद्यमी हतोत्साहित हुए या निजी उद्यमी का विकास अवरुद्ध हुआ, या निजी उद्यमियों को बढ़ावा नहीं मिल पाया। क्योंकि जो एक वेंचर होगा, एक बड़ी कंपनी होगी, वो तो ये सारी चीज डील कर लेगी, पर एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति होगा वो इन सारी चीजों से बचेगा या डील करने में समस्या महसूस करेगा। सिंपली इस पॉइंट को यहाँ खत्म कर दीजिए। तुरंत आप अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। अब दूसरा पॉइंट आपका जो भी है, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे अवसंरचनात्मक ढांचा, है ना। अब अवसंरचनात्मक ढांचा लिख दिया। अब इसमें ये सारी चीज मत लिखिए, इन जनरल अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास भारत में स्वतंत्रता पश्चात नहीं हुआ था, जिसके कारण उद्यमिता के लिए आवश्यक अधोसंरचना नहीं मिली, बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां नहीं आ पाई, जिसके कारण उद्यमिता विकास भारत में नहीं हुआ। बिल्कुल सामान्य जनरल, गलत नहीं है, लेकिन वो इतना सामान्य है कि उसमें केवल आपको सामान्य नंबर ही मिलेंगे। आपको सिद्ध करना है कि अवसंरचनात्मक ढांचे में ऐसा क्या था जिसके कारण हमारा उद्यमिता विकास नहीं हो पाया है ना। तो देखिए 1950 में बिजली उत्पादन केवल 1700 मेगावाट था, केवल 1700 मेगावाट था। वही सड़क घनत्व, है ना, रोड डेंसिटी हमारी थी 0.34 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब
1 किलोमीटर ऐसी लंबाई ले लीजिए, 1 किलोमीटर ऐसी चौड़ाई, उसमें 350 मीटर इतनी ही रोड देखने के लिए मिलती थी। अब देखिए इसका क्या प्रभाव हुआ, जब सड़क अच्छी नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, तो इसका प्रभाव करके लिखते हैं कि उत्पादन लागत बढ़ेगी। अब बढ़ेगी के लिए आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, उत्पादन लागत बढ़ेगी और ग्रामीण उद्यमिता कम होगी, अवरुद्ध होगी। क्या? क्योंकि अगर रोड ही नहीं है तो ग्रामीण कुछ उत्पाद बनाएंगे तो वो मेन शहर तक कैसे लाएंगे? क्या? और बिजली नहीं रहेगी, सड़क ठीक नहीं रहेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन और अदर चार्जेस उनके बढ़ जाएंगे, जो उत्पादन चार्ज में जुड़ जाएगा। क्या? इस तरीके से डील कर लेना है। उसके बाद अगला जो भी आपका पॉइंट है वो लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं वित्तीय सीमा। वित्तीय सीमा क्या थी कि इनके पास पूंजी का भी बहुत ज्यादा हमारे देश में अभाव था। जो हमारी लघु और कुटीर उद्योग, उनको प्रॉपर पूंजी ही नहीं मिल पाती थी। ठीक है? क्यों नहीं मिल पाती थी? क्योंकि निजी बैंकों का वर्चस्व था। ठीक है, निजी बैंकों का वर्चस्व था। हालांकि 1969 में राष्ट्रीय अधिग्रहण किया गया था, राष्ट्रीय अधिग्रहण बैंकों का किया गया था, अधिग्रहण किया, परंतु है ना, परंतु उसके पश्चात भी एमएसएमई को ऋण 10% से भी कम प्राप्त हुआ। ये सिंबल के द्वारा आप दर्शा सकते। ठीक है, निजी बैंकों का वर्चस्व था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीय अधिग्रहण किया, परंतु एमएसएमई को ऋण 10% से भी कम प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका क्या प्रभाव हुआ? तो इसका प्रभाव हुआ कि जो स्टार्टअप थे उस समय के स्टार्टअप, उन स्टार्टअप को फंड ही नहीं मिला, फंड प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए कितने सिंपल और स्वीट में हम पॉइंट भी ले रहे हैं, हेडिंग, और फैक्ट इतने जोरदार, इतने टू द पॉइंट और इतने सॉलिड डाल रहे हैं कि इन चीजों को ये पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी कि चेकर आपके नंबर यहाँ पे काटे। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया और इन तथ्यों को सही भाषा शैली में भी जमा लिया, तब तो आपको रैंक लाने की संभावना पूरी बन जाती है। चलिए, उसके बाद जो अभी आपके अगले पॉइंट है, जैसे अगला पॉइंट मैं ले लेता हूं, शिक्षा एवं कौशल। ठीक है, शिक्षा एवं कौशल। शिक्षा की क्या स्थिति थी? तो 1950 में केवल 18% साक्षरता थी। ठीक है, कौशल के बारे में क्या हो रहा था? कौशल में देखिए 1950 या 1951 में जब भी ये आईआईटी खुल गई थी, है ना, 1951-52 जब भी है आईआईटी खुल गई थी, किंतु आईआईटी तो हमने खोल दी थी, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण हमारा तब भी नगण्य ही था। ठीक है, इसका क्या प्रभाव हुआ? तो इसके प्रभाव में तकनीकी व कौशल ज्ञान की कमी रही या मानव संसाधन विकास स्लो रहा। कुछ भी लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग वही है। अब अगर आपको उद्यमिता लानी है, उद्यम बढ़ाने, तो तकनीकी ज्ञान और कौशल तो चाहिए। आपने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के अभाव से क्या प्रॉब्लम हुई, आपने फैक्ट और तथ्य भी डाल दिए। उसके बाद हम अगला लिख लेते हैं, सामाजिक एवं
सांस्कृतिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय की भी क्या स्थिति थी? 1947 में स्वतंत्रता के समय 70% युवा, उस समय के 70% युवा सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित, नौकरी की तरफ आकर्षित या नौकरी में आना चाहते थे, आकर्षित थे। हालांकि मुझे लगता है आजादी के समय 70% था, अगर आज के टाइम आप देखेंगे तो ये प्रतिशत बढ़ा ही होगा। आज के टाइम आपको 90-95% लोग मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी में ही आना चाहते हैं। जो प्राइवेट काम भी कर रहे होते हैं उसमें अधिकांश केवल 5-7% संतुष्ट होते हैं, उसके अलावा लोग केवल कर रहे होते हैं। अंदर से एक इच्छा तो होती है कि हम भी सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट जॉब में जाए। ठीक है, 5 से 7% तो बिल्कुल संतुष्ट रहते ही है। चलिए छोड़ देते हैं। तो 1947 में क्या थी? 70% युवा सरकारी नौकरी में आना चाहते थे। हालांकि इसमें अपवाद भी था, अपवाद थे गुजराती और मारवाड़ी। गुजराती और मारवाड़ी में इन जनरल कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ झुकाव नहीं रहा, वो उनका हमेशा एक कल्चर ही रहा है बिजनेस का या उद्यम का। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इसका प्रभाव हुआ कि उद्यमिता को सामूहिक मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, पर 11 मार्कर में 6-7 पॉइंट तक की जगह रहती है। आपको 1-2 पॉइंट तो और डालने होंगे। अगला मैं ले लेता हूं बाजार की सीमाएं, है ना। अब देखिएगा, अगर आपके पास समय बचा ही नहीं है, बिल्कुल एंडिंग पे हो गया, घंटी बज गई है, एग्जामिनर आ गया है, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तक जरूर कंप्लीट कीजिएगा। पूरी कोशिश कर लीजिएगा कि 5 पॉइंट हमारे एटलीस्ट दिखे ही दिखे, है, तभी आपको नंबर मिलने की संभावना बनेगी। चलिए क्या बाजार की सीमाएं देख लेते हैं। तो बाजार की भी उस समय की सीमा थी कि देश की 45% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे की, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ठीक, जाहिर सी बात है, जब 45% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेगी तो क्रय शक्ति कम रहेगी, और क्रय शक्ति कम रहेगी तो हमारा क्षेत्रीय या लोकल प्रतिस्पर्धा कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। प्रतिस्पर्धा क्या विकसित नहीं हुई, विकसित नहीं हुई। ठीक है, ना तो आपका बाजार का विस्तार हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। 6 पॉइंट आते आते आपकी कॉपी स्पष्ट जगह फुलफिल हो जानी चाहिए, बट उसके बाद भी अगर जगह बच जाती है तो आप एक 7वां पॉइंट भी डाल दीजिए वहां पे। 7वां पॉइंट एक आप श्रम कानून ले लीजिए ना, श्रम कानूनों में प्रॉब्लम थी, या भूमि अधिग्रहण ले लीजिए, भूमि अधिग्रहण में बहुत समस्या थी। आजादी के पश्चात हम लगातार देख रहे थे कि भूमि अधिग्रहण में कम से कम 5 साल तो लग ही जाते थे, 5 वर्ष लग जाते थे जनरल। इससे क्या होती थी, उद्यम स्थापना की समय सीमा बढ़ जाती थी, डेडलाइन बढ़ जाती थी और उसकी लागत लगातार बढ़ते रहती थी।
एक श्रम कानून आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1976। ठीक है, इसने भी क्या किया था, श्रम कानूनों को एक कठोर रूप था ये, जिसके कारण उद्यमिता का विकास हमारा बाधित हुआ था। ठीक है, देखिए ये सारे तो आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आप टू द पॉइंट लिख पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, जब भी आप, जितने भी मेरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, जब आप MPPSC के लिए पढ़ाई करें तो आपकी कॉलेज और स्कूलों की जो केवल रटने की प्रवृत्ति है उसे थोड़ा सा साइडलाइन किया कीजिए और हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर दिया कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझा कीजिए, उसके बाद जो तथ्य है उन तथ्यों का समावेशन अपने नोट्स में किया कीजिए, देन उसके सिनॉप्सिस बना लिया कीजिए। तब जब ये प्रश्न आता है तो उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं, आपके नोट्स भी काम करते हैं और आपके सिनॉप्सिस सीधे उंगलियों पे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छा उत्तर निकल पाता है। चलिए, यहां तक आपके पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी एक निष्कर्ष या उपसंहार जरूर लिखना है। निष्कर्ष के लिए जगह छोड़नी है, हमें एक पॉइंट कम करना पड़ जाए वो ठीक है, बट निष्कर्ष हमें अच्छा यहां पर लिख के देना है। ठीक है, अब देखिए जो हमने पूरी बात की, क्या बात की कि स्वतंत्रता, निष्कर्ष में अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें कोशिश करनी कि ऊपर हमने जितने पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स के आधार पर ही हम हमारा कंक्लूजन लिखे, निष्कर्ष लिखे, और निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव साइड पे होना। क्वेश्चन की प्रवृत्ति नकारात्मक थी। क्वेश्चन पूछ रहा था धीमे विकास के कारण, हमने पहले प्रस्तावना में एक्सेप्ट किया कि भारत में उद्यमिता का धीमा विकास हुआ है, उसके कारण भी बताएं। लेकिन हम प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे तो हमारा दायित्व क्या होता है कि इन समस्याओं को दूर करना और जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालना। अधिकारी हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए निष्कर्ष हमेशा कहा जाता है कि आपका सकारात्मकता लेते हुए होना चाहिए। तो एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, इसके अलावा आप जो भी अपना निष्कर्ष बनाना चाहे वो बना सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी नीतियों, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूंजीगत कारणों से उद्यमिता विकास धीमा रहा, किंतु सरकार द्वारा 1991 के पश्चात लगातार सुधारवादी कदम उठाए गए। वहीं 2015 में नई उद्यमिता नीति लाई गई, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा करंट से कनेक्ट हो जाएगा। 2015 में, करंट नहीं से अपडेट बोल सकते कि अपडेट से कनेक्ट हो जाएगा। 2015 में नई उद्यमिता नीति लाई गई जिससे वर्तमान में उद्यमिता का एक सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। ठीक है, वातावरण निर्मित हुआ है। बस यहाँ पे आप खत्म कर सकते हैं। लाइन बचे तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि हमने पॉजिटिव साइड में देखिए खत्म कर दिया, लेकिन एक अधिकारी को हमेशा अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि ये सकारात्मक माहौल खत्म ना हो जाए। और ऐसा तो नहीं कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो चाहे तो एक लाइन ये ऐड कर दीजिए जो आपका एक प्रशासनिक अधिकारी का नजरिया बताएगा
सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है, हालांकि लगातार सुधारवादी निर्णयों की संभावना होती है जिन्हें समय समय पर वक्त के अनुरूप हमें उठाना चाहिए। ठीक है, इतना लिख के आप अपना पूरा ये 11 मार्कर को डील कर सकते हैं। क्या अब ये मैंने आपको समझाया है, जब आप इसे समझ लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे आप इसे 5 से 6 मिनट में 11 मार्कर लिख पाएंगे। इतना ही समय लगेगा, और अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे 7 से 7.5 मिनट, इसमें आपका एक प्रश्न हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमने आज पूरा लिखा समझा। 4C आंसर राइटिंग की आज हमारी ये क्लास थी। अगर आप लगातार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेरे और सेशंस ले, तो अभी 15 दिन तक लगातार आप YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े रह सकते हैं। YouTube पे लगातार 15 दिन की ये उत्तर लेखन की क्लास आएगी, और 15 दिन तक अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया, हमारी बातें मानी, तो आप खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, वो अंतर समझ पाएंगे, जिसके कारण लिखते तो सब है लेकिन चयनित कुछ ही होते हैं। वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है और एक व्यक्ति अपने स्ट्रगल में बना रह जाता है। तो 15 दिन हमें लगातार फॉलो करते रहिए, YouTube पे बने रहिए। अगर आप मेरी और क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमें 2499 में अभी डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है। यहाँ पर आपको ये सारे स्पेशलिस्ट टीचर मिलेंगे जो आपकी आंसर राइटिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आप अगली क्लास में मुझसे और क्या कौन से सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।